हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपना डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग के बारे में हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर बताया गया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के बारे में बताता है। बेसिकली डेप्रिसिएशन लगता है फिक्स एसेट के ऊपर, और फिक्स एसेट का ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने नया नाम रख दिया प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जिसको हम शॉर्ट में पीपीई बोलते हैं। तो हमारी डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग पहले के टाइम पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के अंदर होती थी, लेकिन अभी कुछ सालों पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को डिलीट कर दिया गया और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डाल दिया गया। पहले क्या होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 बताता था हमें डेप्रिसिएशन के बारे में, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें बताता था फिक्स एसेट के बारे में। तो फिक्स एसेट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता था। तो फिक्स एसेट क्या होता है वो जानने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 देखना पड़ता था, और फिक्स एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन किस तरह लगेगा उसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 देखना पड़ता था। तो यहाँ पर जो ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंडिया में अकाउंटिंग की सुप्रीम बॉडी है, उसने क्या किया, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 को डिलीट कर दिया और डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डाल दिया। और यहाँ पर जो हमारा पुराना वाला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 फिक्स एसेट वाला, उसको भी रिवाइज कर दिया और उसका नया नाम रख दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। तो आज के टाइम पे जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 देखोगे तो वहां पर आपको ब्रैकेट में रिवाइज्ड लिखा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को अभी फिलहाल में रिवाइज करा गया है। अब अगर आज मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर हमें फिक्स एसेट और डेप्रिसिएशन दोनों के बारे में ही सारी जानकारी मिल जाती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी हम अलग से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। जिस तरीके से हमने जनरल एंट्रीज के ऊपर स्टार्ट करी थी, उसके अंदर मैं आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवाऊंगा, तो वहां पर डिटेल डिस्कशन होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए डेप्रिसिएशन के चैप्टर में हमें जितनी जानकारी चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड, उतनी बातें मैं आपको यहीं बता दूंगा। तो अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है हमारा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, जो हमें बोलता है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दोबारा देख लो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 हमें बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो कुछ समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं, अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, अमित परचेज अ मशीन फॉर ₹7 लाख ऑन 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पर अमित ने एक 7 लाख की मशीन परचेज करी है 1 अप्रैल 18 को। अब मशीन हमारा फिक्स एसेट है, ये तो आप लोगों को पता है। अगर किसी को असेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, फिक्स एसेट क्या होता है, इसके बारे में नहीं पता तो आप पहले हमारे चैप्टर नंबर 2 को जाके देख लो, वहां पर हमने सारी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अमित ने एक मशीन परचेस करी है, मशीन हमारा फिक्स एसेट है, और मैंने आपको अभी बताया कि फिक्स एसेट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता है। अभी डेप्रिसिएशन क्या होता है, किस तरीके से लगता है, इसके बारे में मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 देखा है, वहां पर मैंने आपको डेप्रिसिएशन क्या होता है ये भी बताया था, और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है उसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी थी। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 2 देखा है तो आपको मालूम होगा, लेकिन अगर आपने चैप्टर नंबर 2 नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पर देख लो, मेरी बात सुन लो ध्यान से, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो अमित ने एक मशीन परचेस करी है जो कि हमारा फिक्स एसेट है, इसके ऊपर लगेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। अगर आपके एसेट की वैल्यू में फॉल आता है, एसेट की वैल्यू रिड्यूस होती है, तो उसको आप डेप्रिसिएशन का नाम देते हो। अब सवाल ये आता है कि हमारी एसेट की वैल्यू फॉल क्यों होगी, हमारी एसेट की वैल्यू कम क्यों होगी? तो सिंपल सी बात है, अगर आप अपनी मशीन को इस्तेमाल कर रहे हो, सालों साल अपनी मशीन को यूज करते हो, तो उस केस में आपकी मशीन खराब भी होगी, मशीन के कुछ पार्ट्स ब्रेक डाउन भी होंगे, मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी रिड्यूस भी होगी, मशीन में 50 तरीके की दिक्कत आएंगी। तो जैसे जैसे आप एसेट को यूज करते जाते हो, आपकी एसेट पुरानी होती जाती है, उस एसेट की वैल्यू धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है। लेट सपोज आप कोई कार परचेस करके लेके आए, तो जब आपने कार परचेस करी तो उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप उसको इस्तेमाल करते जाओगे, हर साल उसकी वैल्यू में कमी आती जाएगी, हर साल उसकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। तो हर साल आपकी कार के अंदर जितने वैल्यू का रिडक्शन हो रहा है, जितने वैल्यू की कमी आ रही है, उस कमी को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे एग्जांपल के अंदर अमित ने मशीन परचेस करी है, और अमित ये अंदाजा लगा रहा है, ये एस्टिमेट कर रहा है कि ये मशीन हमारी 5 साल चल जाएगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, इस मशीन की यूजफुल लाइफ 5 साल होगी। 5 साल तक ये मशीन अच्छे से काम करेगी, हमारे बिजनेस को बेनिफिट देगी, और 5 साल के बाद ये हमारे काम की नहीं बचेगी, तो हम इसे 2 लाख रुपए में सेल कर देंगे। अगर हम इसे कबाड़ में भी बेचते हैं तो हमें इसका 2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो इस 2 लाख को हम बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। अगर आप इसको स्क्रैप करते हो तो भी आपको इसका 2 लाख रुपए मिल जाएगा। और स्क्रैप वैल्यू का ही दूसरा नाम होता है रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल का मतलब होता है बचा कुचा। तो 5 साल इस्तेमाल करने के बाद जो वैल्यू बची कुची रह जाएगी उसको ही हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। तो एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है 2 लाख। तो ये 5 साल और 2 लाख वाली दोनों ही बातें हमारी एस्टिमेशन पर बेस्ड है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। जब आपने मशीन खरीदी
1/4/2018 को, उसी टाइम पर आप ये सारा अंदाजा लगा रहे हो, ये सारा एस्टिमेशन कर रहे हो, तो फ्यूचर के लिए कोई भी बात अगर कही जाती है तो वो तो हमारा एस्टिमेशन ही कहलाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो एस्टिमेशन एक्चुअल में सच हो ही जाए, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है फ्यूचर में क्या सर्कमस्टांसेस बनते हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि 5 साल इस्तेमाल करने के बाद जब मशीन को बेचा गया तो एक्चुअल में मशीन का स्क्रैप वैल्यू मिल गया 3 लाख रुपए। अंदाजा क्या था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में 5 साल बाद 3 लाख रुपए मिल गया। तो अब ये समझ में तो आ गया, लेकिन इसका करना क्या है? तो ध्यान से देखो, अमित 7 लाख रुपए की मशीन परचेज करके लाया, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मशीन आ गया 7 लाख रुपए। अब यहाँ पर 1/4/2018 को अमित ये अंदाजा लगा रहा है कि अगर 5 साल बाद मैं इस मशीन को बेचता हूं तो मुझे इस मशीन के 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, यानी अमित की जेब से 7 लाख रुपए खर्च हुए। लेकिन जब इस मशीन को स्क्रैप में बेचा जाएगा तो इस मशीन से 2 लाख रुपए वापस आ जाएंगे, अमित को 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। अमित कह रहा है 7 लाख रुपए मेरी जेब से खर्च हुए, लेकिन 2 लाख रुपए मुझे वापस मिल जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं अमित को ये मशीन 5 लाख रुपए की पड़ी। अमित के लिए ये 5 लाख रुपए कहलाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो यहाँ पर अमित ये कह रहा है कि इस 5 लाख की मशीन को मैं अगले 5 साल तक इस्तेमाल करूंगा। हमारा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो अगर हम इस 5 लाख को 5 साल से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारा अमाउंट आएगा 1 लाख रुपए। अब ये 1 लाख रुपए क्या है और ये हमने क्या किया? तो हम ये कह रहे हैं कि अमित इस 5 लाख की मशीन को अगले 5 साल तक इस्तेमाल करेगा। तो अगर हमें ये जानना हो कि हर साल कितने की मशीन इस्तेमाल करी जा रही है तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पर हम 5 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि हर साल ये मशीन 1-1 लाख रुपए की इस्तेमाल होगी और 5 साल में पूरे 5 लाख की इस्तेमाल करी जाएगी। तो आपको ये समझ में आ रही है कैलकुलेशन? तो यहाँ पर इसी को फॉर्मूले में लिख दिया जाता है डेप्रिशिएबल अमाउंट अपॉन यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट हमारा 5 लाख रुपए है और डिवाइड करेंगे हम यूजफुल लाइफ से। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है हमारी 5 साल, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू आ जाएगी कि हमारा असेट हर साल कितना यूज हुआ है। जितने का असेट हमारा हर साल इस्तेमाल होता जाएगा उतने से ही हमारे असेट की वैल्यू हर साल कम होती जाएगी। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। जब आपने असेट परचेज करा था तो आपके असेट की वैल्यू 7 लाख रुपए थी। अब इस एसेट को आप 1 साल इस्तेमाल कर लोगे तो 1 साल के बाद इस एसेट की वैल्यू 6 लाख रुपए रह जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने निकाला कि हर साल 1 लाख रुपए की एसेट इस्तेमाल हो रही है। तो यहाँ पर पहले साल खत्म होने पर आपके एसेट की वैल्यू 7 लाख से घटकर 6 लाख रुपए हो जाएगी। 1 लाख की एसेट आप इस्तेमाल कर चुके हो। उसके बाद जब आप दूसरे साल भी एसेट का इस्तेमाल कर लोगे तो आपके एसेट की वैल्यू 1 लाख से और कम हो जाएगी, 6 लाख से 5 लाख हो जाएगी, क्योंकि दूसरे साल भी आपने 1 लाख की एसेट इस्तेमाल कर ली। उसी तरीके से तीसरे साल भी आप 1 लाख की एसेट इस्तेमाल कर लोगे तो तीसरे साल के एंड में भी आपकी एसेट की वैल्यू 1 लाख से कम होकर 4 लाख रह जाएगी। उसके बाद जब आप चौथे साल अपनी एसेट को इस्तेमाल करोगे तो चौथे साल में दोबारा आपकी एसेट की वैल्यू 1 लाख से कम होगी और 4 लाख से 3 लाख हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा जब आप 5वें साल भी अपनी एसेट को इस्तेमाल कर लोगे तो 5वें साल के एंड में आपकी एसेट की वैल्यू 3 लाख से घट के 2 लाख रह जाएगी। और हमने तो अंदाजा ही लगाया था कि आपकी एसेट 5 साल तक इस्तेमाल होगी। 5 साल के एंड में आपकी एसेट की वैल्यू 2 लाख रह जाती है, तो वो 2 लाख की एसेट आपकी स्क्रैप में बिक जाएगी, बात खत्म हो जाएगी, आपके पास से एसेट चली गई। तो हमारा जो यहाँ पर ये हर साल 1-1 लाख रुपए का रिडक्शन है, इसी रिडक्शन को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। इसी को हम बोलते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। हर साल मशीन के ऊपर 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग रहा है, यानी मशीन की वैल्यू हर साल 1-1 लाख रुपए से कम हो रही है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब हो गया फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। आपकी फिक्स एसेट की वैल्यू में जितने का फॉल आ रहा है वो फॉल हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो समझ में आ रही है आपको बात? तो अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन का मतलब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सवाल ये होता है कि आखिर ये डेप्रिसिएशन क्यों लग रहा है, आखिर हमारी एसेट की वैल्यू में फॉल क्यों आ रहा है। तो अगर मैं रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूं, कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूं, तो सबसे पहला रीजन तो आपको यही समझ में आ गया कि अगर आप अपनी एसेट को इस्तेमाल करते हो तो उस केस में एसेट का वियर एंड टियर तो होगा ही होगा। आपके एसेट के पार्ट्स खराब होते जाएंगे, एसेट की कैपेसिटी रिड्यूस होती जाएगी। तो बेसिकली यही सारे हमारे रीजंस होते हैं हमारी एसेट की वैल्यू रिड्यूस होने के, यानी हमारे डेप्रिसिएशन के। तो एक बार कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन को भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ बातें आप यहाँ पर समझ लो। ये जो हमारा 5 लाख रुपए है इसको बोलते हैं हम डेप्रिशिएबल अमाउंट, और यहाँ पर हम जब इस 5 लाख रुपए को यानी अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ में डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमने 5 लाख को 5 साल में डिवाइड कर दिया, तो अब यहाँ पर जो हमारी अमाउंट निकल कर आती है उसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एलोकेशन। हमने इस 5 लाख रुपए को अपनी इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को एनुअल बेसिस पर सिस्टमैटिकली एलोकेट कर दिया। तो एनुअल डेप्रिसिएशन को बोला जाता है सिस्टमैटिक एलोकेशन। आपने डेप्रिशिएबल अमाउंट का सिस्टमैटिक एलोकेशन कर दिया। तो ये समझ में आ रही है आपको बात? तो ये एग्जांपल से पहले हम अपनी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन देख रहे थे, तो अगर हम वापस अपने डेफिनेशन के ऊपर चलें तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 ने हमें बोला था कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एसेट। तो जब आप अपने डेप्रिशिएबल अमाउंट का सिस्टमैटिक एलोकेशन करते हो तो उस सिस्टमैटिक एलोकेशन को हम डेप्रिसिएशन का नाम देते हैं। और डेप्रिशिएबल अमाउंट का एलोकेशन किस तरह होगा? ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एसेट की जो यूजफुल लाइफ है उसमें डेप्रिशिएबल अमाउंट को डिवाइड करा जाएगा।
तो समझ में आ गई बात, डेप्रिसिएशन का मतलब क्लियर हो गया। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन के अंदर जब भी हम एसेट की बात करते हैं तो एसेट का मतलब हो गया टेंजिबल फिक्स एसेट। डेप्रिसिएशन हमेशा टेंजिबल फिक्स एसेट के ऊपर लगता है और इसी का नया नाम है पीपीई, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर। तो जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 सेपरेटली पढ़ते हैं तो वहां पर पीपी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन होता है। अभी फिलहाल डेप्रिसिएशन चैप्टर के अंदर इसका कोई खास लेना देना नहीं है, तो अभी के लिए मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूं उतना आपके एग्जाम के लिए काफी है। बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, कई सारी बातें जो मैंने अभी आपको नहीं बताई, लेकिन एग्जाम को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो एक बार यहाँ पर कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूं तो पहला कॉज है हमारा फिजिकल वियर एंड टियर, वो तो आपको समझ में आ गया। असेट अगर यूज होती है तो वियर एंड टियर तो होगा ही होगा। दूसरा है हमारा पासेज ऑफ टाइम, तो जितना ज्यादा पासेज ऑफ टाइम होता जाएगा हमारी असेट के अंदर उतनी ही प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो पासेज ऑफ टाइम भी हमारे डेप्रिसिएशन का एक रीजन होता है। नेक्स्ट है हमारा इनएडिक्वेसी, तो समय के साथ साथ जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ती जाएगी, लेकिन यहाँ पर हमारी असेट की प्रोडक्शन कैपेसिटी तो लिमिटेड होती है। तो इस केस में कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारी प्रोडक्शन डिमांड है उसके हिसाब से हमारी मशीन की कैपेसिटी मैच नहीं कर पाती। तो यहाँ पर अगर हमारी डिमांड बढ़ेगी तो हम अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ाएंगे। तो जितनी ज्यादा आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, आप अपनी असेट यानी अपनी मशीन को जितना ज्यादा इस्तेमाल करते जाओगे, उतना ही आपके असेट की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ऑब्सोलेंस, इसका मतलब होता है आउटडेटेड, यानी आपकी असेट पुरानी हो गई। तो जितना ज्यादा हमारी असेट पुरानी होती जाएगी उतना ही ज्यादा हमारा डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होता जाएगा। असेट आपकी पुरानी हो जाती है, मार्केट के अंदर डेली बेसिस पर नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नए नए इन्वेंशन होते जा रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी वाइज अगर आपकी असेट पुरानी होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो उसको हम ऑब्सोलेंस का नाम देते हैं। उसके बाद आता है हमारा डिप्लीशन। डिप्लीशन वर्ड बेसिकली इस्तेमाल करा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। तो अगर हम कोल माइंस में से कोल को निकालते हैं या फिर ऑयल वेल्स में से ऑयल को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, तो उस केस में हम कोल माइन की वैल्यू को ऑयल वेल की वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं। तो कोई भी माइंस हो, कोई भी वेल्स हो जिसके अंदर नेचुरल रिसोर्सेज है, वो आपका फिक्स एसेट कहलाता है। और जितना आप उसमें से नेचुरल रिसोर्सेज को निकालते जाओगे उतने से आपकी माइंस और वेल्स की वैल्यू में रिडक्शन आता जाएगा। और जब भी नेचुरल रिसोर्सेज वाले फिक्स एसेट की बात आती है तो वहां पर हम डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल ना करते हुए डिप्लीशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद लास्ट है हमारा टाइम फैक्टर। तो टाइम फैक्टर की बात आती है हमारे इंटेंजिबल एसेट के अंदर। तो एक बार इसको यहां से समझते हैं। जब भी हम टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन वर्ड का इस्तेमाल करते हैं,